Hi friends, what's up? Welcome to our revision class for May 22 and November 22 onwards. हमारी तरफ से सेबी पेंडिंग था, अभी मैं आपको सेबी करा रहा हूँ. फैमा का क्या करना है वो आपको लास्ट में बता दूंगा. तो सेबी वी आर डूइंग इट फ्रॉम द मॉड्यूल. आपके पास मॉड्यूल होगी May 22 की, आपके पास अगर ऑथर की बुक है वो निकाल लीजिए. मैं आपको उसकी मैपिंग करा दूंगा, मार्किंग करा दूंगा कि एग्जैक्टली सेबी में कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है. तो सेबी के ऐसे हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए. वी आर डूइंग इट फ्रॉम द मॉडल बिकॉज मार्केट बोलता है, मैं नहीं बोलता मार्केट बोलता है सर सेबी बहुत बड़ा आएगा बहुत ज़्यादा आएगा. नहीं, 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क ईच और 1-2 मार्क का आपका एम्स होंगे, तो 8 से 10 मार्क की वेटेज कैरी करेगा. जनरली आइडियली एक 4 मार्क का आना चाहिए, बट क्या एक सेबी के 2 पार्ट है. तो सेबी एक्ट है और एक एलओडीआर है. तो एलओडीआर आपका ऑडिट का कॉमन होता है तो वो वहाँ से आ सकता है, एंड सेबी एक्ट में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाएगा. ठीक है. सो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट सेबी एलओडीआर. लेट्स स्टार्ट विद सेबी एलओडीआर. तो टुवर्ड्स द एंड आ जाइए. दैट्स ऑन मॉडल पेज नंबर 2.50. तो मैंने May 22 की मॉड्यूल डाउनलोड कर रखी है. अगर आपके पास नहीं है तो May 22 की मॉड्यूल डाउनलोड कर लीजिए ICA की साइट से, एंड वहीं से पढ़ना है अपने को. ओके. सो नाउ इन द May 22 मॉड्यूल आपने देखा होगा, पहले आपको इंडेक्स कट कर दीजिए. ठीक है. ऑब्जेक्टिव स्कोप कट कर दीजिए. अभी इस टाइम पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं. इंट्रोडक्शन कट कर दीजिए. काट अप्पा. सर पहला आंसर, सर एप्लीकेबिलिटी. सर पहला आंसर क्या, एप्लीकेबिलिटी. तो सेबी एलओडीआर किसको एप्लीकेबल, तो सेबी एलओडीआर इज एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड एंटिटी. तो मैं आपको आंसर्स मार्क करा के जाता हूँ कि कौन कौन से आंसर्स पढ़ने, कितने आंसर्स बनेंगे आपके. तो पहले हम लोग एलओडीआर के मार्क कर रहे हैं. सच एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड एंटिटी. किसको बच्चों, एवरी लिस्टेड एंटिटी. जिसने क्या लिस्ट कर गए, एनी ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब बीएसई एनएसई पे. सर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन मेन बोर्ड एसएमई एक्सचेंज या फिर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म. चेंज कर दीजिए अगर आपके पास पुरानी बुक है तो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, क्योंकि अमेंडमेंट है May 22 के लिए स्पेसिफिक. नवंबर 20 वाला तो आपके लिए भी अपडेटेड हो जाएगा इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म. फिर नंबर 2 में खाली क्या आ जाएगा आपका, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. पूरा पॉइंट कट होकर क्या हो जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. थर्ड, इंडियन डिपॉजिट रिसीट्स. फोर्थ, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स. फिफ्थ, सिक्योरिटी रिसीट्स यूनिट इश्यूड बाय म्यूचुअल फंड और एनी अदर सिक्योरिटी स्पेसिफाइड बाय सेबी. तो सर क्या बोलते हैं ये एलओडीआर किसको एप्लीकेबल, सर सबको एप्लीकेबल है. एवरी लिस्टेड एंटिटी जिसने क्या लिस्ट करके, एनी ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. Sir, listed on the main board, SME exchange or innovators web platform. Number 2, non-convertible securities. Number 3, Indian depositories. Number 4, securitized debt instruments. Security receipts, units issued by mutual fund or any other security specified by SEBI. Sir, regulations ये को कट कर दो. Number 2, कितने लोग बोर्ड पे बैठने चाहिए. सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन, there have to be an optimum combination of executive and non-executive directors with minimum 50% should be non-executive and at least one woman director. So there has to be an optimum combination of executive non-executive and minimum 50% कौन चाहिए सर, बाहर वाले non-executive, और एक woman director चाहिए. सर woman director कोई भी चलेगी, executive भी चलेगी, non-executive भी चलेगी. बट अगर आप टॉप 1000 एंटिटीज की बात करें, किसकी सर, टॉप 1000 एंटिटीज की, तो वहां पर मैंडेटरली एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए. इंडिपेंडेंट हो गए तो सर क्या हो गया, वो बाहर वाले हो जाएगी, नॉन एग्जीक्यूटिव हो जाएगी. सर then it says if the chairperson is a non-executive director, मतलब chairperson क्या है सर, मेरा बाहर वाला है. so if the chairman is a non-executive director, तो मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम चाहिए, कितने सर, at least 1/3 shall be ID. at least 1/3 of the board shall be ID. बट अगर मेरा जो नेता है क्या हो गया, वो एग्जीक्यूटिव हो गया, मतलब वो रिलेटेड हो गया है, इज अ रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब क्या है वो सर एग्जीक्यूटिव है, देन एटलीस्ट हाफ, मतलब सर 50% शुड बी ID. सर अगर नॉन एग्जीक्यूटिव कैसे सोचोगे आप, सर अगर मेरा चेयरमैन क्या है सर, घर वाला है, मतलब एग्जीक्यूटिव है, तो मेरे को ID ज्यादा चाहिए, तो सर मेरा कितना 1/3 हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी ID. बट अगर सर वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, मतलब सर वो बाहर वाला है, देन 1/3 शुड बी ID. बट क्या हुआ, मेरा जो चेयरमैन है सर वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, मतलब क्या है सर, वो बाहर वाला ही है, बट मे बी ही इज रिलेटेड टू द प्रमोटर और पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन एट द बोर्ड लेवल, मतलब बोर्ड से या फिर 1 लेवल बिलो द बोर्ड, मतलब कुछ रिश्ता बन गया है, तो बाहर वाले पर क्या रिश्ता बन गया. तो जनरली अगर बाहर वाला तो 1/3 ID चाहिए, बट यहाँ पर तो रिश्ता बन गया है. सर अगर मेरा जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अगर रिलेटेड हो गया किसी से, तो मेरे को कितना चाहिए, हाफ शुड बी ID. क्लियर. Then, so the board of top 2000 listed entities shall comprise of minimum 6 directors. OPC में 1 होता है, प्राइवेट में 2 होता है, पब्लिक में 3 होता है, लिस्टेड में कितना चाहिए, 6 चाहिए. So OPC 1, प्राइवेट 2, पब्लिक 3. सर लिस्टेड कंपनी के लिए टॉप 2000 के लिए इट इज मिनिमम 6 डायरेक्टर्स. हाँ, एक इंसान
जो मेरा नॉन एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मैक्सिमम 75 ईयर्स, आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। अगर 75 के ऊपर वाले को अगर आपको अपॉइंट करना है तो सर आपके पास क्या होना चाहिए, आपको एसआर पास करना पड़ेगा। क्या? एसआर अलॉन्ग विद एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो मैक्सिमम एज ऑफ किसका? नॉन एग्जीक्यूटिव 75 है। डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आप लॉ की बात करो, अगर आप एमडी की बात करो तो वहां पर 70 ईयर्स है, यहाँ पर 75 ईयर्स नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए। तो सर साल में कितनी बार मीटिंग होगी? सर 4 बार मीटिंग होगी। मैक्स गैप इज 120 डेज, मैक्स गैप 120 डेज। अच्छा, द कोलम फॉर टॉप 2000 एंटिटीज, टॉप 2000 लिस्टेड। जब भी मैं टॉप की बात करूंगा, टॉप की ऊपर भी टॉप 2000 था, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज। तो ध्यान रखना, हमेशा बात करेंगे तो अपन मार्केट कैप के हिसाब से बात करेंगे। पिछले साल का 31 मार्च, पिछले साल का 31 मार्च। तो कितना होना चाहिए सर? 1/3 और 3 विच एवर इज हायर। 3/3 कट हो जाएगा सब्जेक्ट टू 1 ID, सब्जेक्ट टू 1 ID। 1/3 सब्जेक्ट टू 1 ID, सब्जेक्ट टू 1 ID। किसका? टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी का कोरम। सर वो लोग क्या करेंगे? सर दे विल पीरियडिकली रिव्यू द कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ ऑल द लॉज एप्लीकेबल टू द कंपनी। सर द इवैल्यूएशन ऑफ आईडी शैल बी डन बाय द एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच शैल इंक्लूड परफॉर्मेंस। चेक करो सर उनका फुलफिलमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस गाइडलाइन फॉलो है कि नहीं, वो चेक कर लीजिए। अब नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। एक इंसान कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? सर एक इंसान मैक्सिमम, सब मिला मिलू के 7 इंक्लूडिंग ऑल्टरनेटिव, मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी में क्या बन सकता है? डायरेक्टर। अच्छा, अगर आपको आईडी बनने का है तो भी मैक्सिमम 7 है। तो ये 7 + 7 नहीं, सब मिला मिलू के 7 है, सब मिला मिलू के 7 है। अच्छा, अगर मैं किसी एक कंपनी को ऑलरेडी एमडी बन गया हूं, किसी एक कंपनी को ऑलरेडी एमडी बन गया, WTD बन गया, तो जनरली मेरे को 7 मिलता है, 7 मिलता है बराबर। 7 का मैं आईडी बन सकता हूं। बट अगर मैं किसी कंपनी का एमडी हूं या WTD हूं तो लॉ क्या बोलता है? आई कैन बिकम आईडी इन मैक्सिमम 3 मोर कंपनीज। आई कैन बिकम आईडी इन मैक्सिमम 3 मोर कंपनी। ये सारे प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है? ओनली टू अ लिस्टेड एंटिटी, ओनली टू अ लिस्टेड एंटिटी। सर जनरली क्या बोलते हो आप? एक 7 कंपनी में आईडी बन सकते हो। आप 7 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो। अगर आपको आईडी भी बना तो भी 7 ही है, तो भी 7 ही लिमिट है। अगर आप किसी कंपनी में एमडी बन गए तो जनरली 7 में आईडी बन सकते हो, बट बिकॉज यू बिकम एमडी देन इट इज मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटीज। सर कौन सी कंपनी को काउंट करेंगे? ओनली हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ओनली हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सर रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबरशिप, रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबरशिप। अब सुनो, एक इंसान मैक्सिमम 10 कमिटीज का क्या बन सकता है? सर चेयरपर्सन बन सकता है। सर उल्टा बोला, सर एक इंसान मैक्सिमम 10 कमिटीज का मेंबर बन सकता है एंड चेयरपर्सन 5 कमिटीज का, मेंबर 10 कमिटीज का, चेयरपर्सन 5 कमिटीज का, across all listed entities in which the director shall be determined as follows, across all listed entities। so 5 का मैं नेता बन सकता हूं, मतलब चेयरमैन। 10 का मैं सेनापति, 10 का सेनापति मतलब 10 में मेंबर 5 में चेयरमैन। अच्छा, किसको काउंट करेगा, किसको काउंट नहीं करने का? सर ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट शैल बी इंक्लूडेड। सब पब्लिक कंपनी से लिमिट काउंट करने का। एंड अदर कंपनीज लाइक प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, फिर एक ऐड हुआ है, लिख सकते हो आप, हाई वैल्यू डेट कंपनीज एंड सेक्शन कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड। सर सबको काउंट करें, ऑल पब्लिक कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट, सबको काउंट करने का, एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज, फॉरेन कंपनी और हाई वैल्यू डेट कंपनीज को एक्सक्लूड करने का। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ लिमिट कितना काउंट करेंगे? सर चेयरमैन एंड मेंबरशिप ऑफ द ऑडिट कमिटी एंड SRC अलोन शैल बी कंसीडर। खाली इन्हीं की लिमिट चेक करनी है आपको, किसके लिए? ऑडिट कमेटी और SRC के लिए। बाकी अगर आप कहीं और चेयरमैन हो, मेंबर, तो वो काउंट नहीं करते, खाली किसके लिए काउंट करते हैं? अपन SRC के लिए और ऑडिट कमेटी के। देन आंसर नंबर 3 क्या कहते हैं? सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडियरी कंपनीज। बहुत सिंपल है, एक मेरा आईडी, एटलीस्ट 1 ID ऑफ ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल बी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी, UMS, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी। मतलब मेरी कंपनी का एक आईडी उसके बोर्ड पे जाके बैठना चाहिए। मैं अगर एक लिस्टेड होल्डिंग हूँ, मेरे पास एक क्या है? 3 शब्द है, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी, उसके बोर्ड पे जाके बैठना चाहिए, ये रूल कब एप्लीकेबल? सर जब मेरे लिए वो मटेरियल हो गया। मटेरियल कैसा है यहाँ पर? सर कितना परसेंट? 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ। मतलब वो सब्सिडरी मेरे को कितना दे रही है? या तो मिनिमम 20% ऑफ द, मतलब सॉरी मिनिमम नहीं, एक्सीडिंग 20% द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ। मतलब वो सब्सिडरी से मेरे को इनकम आ रही है मोर देन 20% या उसका जो नेटवर्थ है मोर देन 20% है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी वो? सर मटेरियल सब्सिडरी। क्या हो जाएगी सर वो आपको? मटेरियल सब्सिडरी। समझा आपको? देन तो रेगुलेशन 24 20% देखना, रेगुलेशन 24 20%। सो आपको अगर मैं बोलता हूँ मेरी कंपनी का एक आईडी उसके बोर्ड पे जाके डायरेक्टर बनेगा, ये वाली बात कब देखना? जब मेरे मटेरियल कितने परसेंट पे? 20% पे। फिर रेगुलेशन 16 के लिए कितना परसेंट देखना हम लोग को? 10%। ये सारी बातें जो अपन आगे पढ़ रहे हो, रेगुलेशन 16 के लिए वहां पर 10% देखेंगे। तो अगर एक सब्सिडरी है जो मेरे को इनकम दे रही है मोर देन 10% या फिर उसका नेटवर्थ है मोर देन 10% है,
तो वहां पर मेरे को रेगुलेशन 16 लगानी पड़ेगी। क्या है वो, नीचे आ गया यहाँ पर, देखो क्या है। सर, द ऑडिट कमिटी शैल रिव्यू द एफएस ऑफ द, in particular the investment made by the subsidiary, खाली रीड करना है। the minutes of the board meeting of the unlisted subsidiary shall be placed at the holding company की at the meeting of the board of the listed entity। सर उनको सारे significant transactions board of the listed entity को बताने। सर significant transaction का मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में आ सकता है आपको, एमसीक्यू के लिए भी, डिस्क्रिप्टिव के लिए। any transactions, any individual transactions that exceeds, any individual transaction that exceeds 10% or is likely to exceed 10% of the total revenues, मतलब more than 10% of the total revenue or total expense or total assets or total liabilities ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी। तो अगर वो मोर देन 10% अगर हो रहा है तो समझ ले क्या है वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है। अगर मैं सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ मोर देन 10% वाले, तो मेरे को बड़ी कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी के बोर्ड को जाके बताना पड़ेगा। फिर वो अपने शेयर्स बेच नहीं सकते विदाउट पासिंग ऐसा, क्योंकि अगर मैं 50% से कम कर दूंगा तो वो होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता टूट जाएगा। तो सब्सिडरी वाले आप अपने शेयर्स को लिक्विडेट नहीं कर सकते हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, आप उसको निकाल नहीं सकते हो विदाउट एसआर। हाँ, एसआर नहीं चाहिए कब, जब ये जो प्लान है किसने अप्रूव कर रखा है, सर ट्राइब्यूनल ने अप्रूव कर रखा होगा एज पर आईबीसी, या फिर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में ट्राइब्यूनल ने अप्रूव कर रखा है, या तो आईबीसी में अप्रूव कर रखा है एज अ रेजोल्यूशन प्लान, या फिर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट से वहां पर अप्रूवल आया ट्राइब्यूनल का। एंड सच इवेंट इज डिस्क्लोज टू द एक्सचेंज विदिन 1 डे ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान बीइंग अप्रूव। सो हमने किसको इंटीमेट कर दिया, एक्सचेंज को इंटीमेट कर दिया। सेम चीज नंबर 2, अगर आप एसेट बेच रहे हो, उठा के फेंक रहे हो, भाड़े पे दे रहे हो, सेलिंग लीजिंग डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट्स, कितना, मोर देन 20%, बच्चों मोर देन 20%, ये अपने 180 वाले सेक्शन है। तो क्या चाहिए था अपने को, एसआर चाहिए होता है। यहाँ पर अगर एसआर नहीं चाहिए कब, सेम पॉइंट। तो या तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के थ्रू अप्रूवल आया है, या फिर रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू अप्रूव आया है एज पर आईबीसी, एंड द सेम हैज बीन इंटीमेटेड टू एक्शन विदिन 1 डे ऑफ द प्लान बीइंग अप्रूव्ड। हो गया। तो ये सारी बातें किसके देखेंगे, रेगुलेशन 16 में लिखी हुई है, जहाँ पर अपने को 10% चेक करना है। मेरी कंपनी का एक आईडी उसके बोर्ड पर जाके बैठेगा, ये 20% वाले में देखेंगे, 20% एक्सीडिंग 20%। नेक्स्ट पेज कट कर दो, तो 3 आंसर्स हो गए हमारे। कम टू फोर्थ, क्वार्टरली कंप्लायंसेस। गाइस कम टू फोर्थ आंसर, क्वार्टरली कंप्लायंसेस। क्या कहता है, ये पिछले टाइम का एग्जाम क्वेश्चन है, तो डेज है, याद करना पड़ेगा। ये पीछे का टेबल है ना, ये एग्जाम में आया हुआ है। क्या कहता है सर, द लिस्टेड एंटिटी शैल फाइल विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन क्वार्टरली बेसिस, सर्कल क्वार्टरली बेसिस विदिन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर अ स्टेटमेंट गिविंग द नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, कितना आया है ओपनिंग, कितना ओपनिंग था, कितना आया है, कितना डिस्पोज ऑफ कर दिया, कितना अनसॉल्ड है। सो ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग विदिन 21 डेज। फिर सर वेरी इंपॉर्टेंट, a listed company shall submit quarterly compliance report to the corporate governance on the corporate governance to the stock exchange within 21 days। अमेंडमेंट आपके लिए यही एक चेंज है, 21 डेज, विदिन 21 डेज। तो आपकी बुक में अलग लिखा होगा 21 डेज, चेंज है यहाँ पर। तो सर ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म 21 दिन क्वार्टरली जाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्वार्टरली जाएगी 21 दिन के अंदर। सर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शेयर होल्डिंग पैटर्न कब, 1 डे प्रायर टू द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, क्वार्टरली बेसिस अगेन 21 डेज, सेम पॉइंट है। एंड 10 डेज अगर वहां पर चेंज होता है, चेंज कितना, मोर देन 2% है, तो 1 डे प्रायर टू द लिस्टिंग आपको इंटीमेट करना है। सर एवरी क्वार्टर में आपको 21 दिन पहले आपको इंटीमेट करना है, विदिन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड विदिन 10 डेज फ्रॉम द चेंज टेकिंग प्लेस, द चेंज इज मोर देन 2%, ठीक है। देन स्टेटमेंट ऑफ डिविएशंस और वेरिएशन, अब वो भी आपको क्वार्टरली बताना है। अरे जैसे मैंने पब्लिक से पैसा उठाया आईपीओ के थ्रू, अब मैं किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, जहां भी यूज कर रहा हूं मुझे बताने के कितने, इंक्लूडिंग डिविएशंस, कहां यूज किया मैंने पैसा, ऑन अ क्वार्टर, डेज नहीं दे रखे। सर फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगेन क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी गिवन विदिन 45 days of the each quarter other than the last quarter, within 45 days of the each quarter other than the last quarter, then नीचे समरी सबके देखो, 21 डेज चेंज कर देंगे यहाँ पर, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर 21 डेज फॉर इन्वेस्टर कंप्लेंट है, सर 21 डेज फॉर द शेयर होल्डिंग पैटर्न। हाँ अच्छा, अगर लिस्टिंग हुई है तो 1 डे प्रायर, एंड अगर चेंज हो रहा है तो सर विदिन 10 डेज, द चेंज इज मोर देन 2%, बराबर। सर 45 days for the quarterly and standalone year to date standalone financial statement other than the last quarter, and for such period till the proceeds are fully utilized, क्या देना अपने quarterly statement of deviations, मैक्सिमम 21 डेज, हर जगह पर ध्यान रखना, हर जगह पर 21 डेज से खाली वो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे 45 डेज है, विदिन 45 डेज अदर देन द लास्ट क्वार्टर, क्लियर। देन और डेज आ गए, सर प्रायर इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग,
Sir, at least 5 days in advance. At least 5 days in advance for in which the financial result like quarterly, half yearly, annual as a case may be to be considered. यहाँ पर 5 दिन नया डेज है 5 दिन 5 दिन पहले ये सब पिछले टाइम का क्वेश्चन है याद करना पड़ेगा इस बार भी आ सकता है एमसीक्यू भी आ सकता है सर बाकी सब एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बाकी सब एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज तो 21 दिन वाला पढ़ लिया सब 21 दिन वाला पढ़ लिया 45 डेज वाला आ गया ईयर वाला रिजल्ट 5 दिन अगर आप बोर्ड मीटिंग बुला रहे हो काय के लिए सर फाइनेंशियल रिजल्ट को क्वार्टरली हाफ ईयरली एनुअल के लिए बाकी सब कामों के लिए क्या क्या है सर बाई बैक के लिए वॉलंटरी डीलिस्टिंग के लिए सर एफपीओ के लिए रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए सर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस के लिए बाकी सब के लिए क्या है अपना सर 2 वर्किंग डे एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज सर ऑल्टरेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑल्टर चेंज करना है एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज या तो आप सिक्योरिटी में चेंज कर रहे हो या डेट एनी ऑल्टरेशन द डेट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स मतलब हम लोग जब रीडिंग करने वाले या इंटरेस्ट पे आप करेंगे उसका डेट चेंज करना है आपको कुछ भी ऑल्टरेशन करना है आपको सिक्योरिटीज में नेचर की चेंज करना है या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बॉन्ड्स या रिडम्पशन अमाउंट पर अगर आप चेंज करना चाहते हो 11 वर्किंग डेज है 11 वर्किंग डेज सर रिकॉर्ड डेट फॉर द ट्रांसफर ऑफ क्लोजर बुक इट इज 7 वर्किंग डेज रिकॉर्ड डेट के लिए 7 वर्किंग डेज पर आप इंटीमेट करोगे A listed entity shall recommend or declare all dividend cash bonus at least 5 working days excluding the intimation recorded before the recorded. ठीक है 5 दिन पहले वेबसाइट ये भी एग्जाम में आया था any listed entity shall update any change in the content of website within 2 working days from the date of such change in the content. तो ये सारा डेज है याद करना पड़ेगा रट्टा करना पड़ेगा देखो अभी मैक्सिमम चीजों के लिए क्या है 2 वर्किंग डेज है 2 वर्किंग डेज बाई बैक के लिए वॉलंटरी डीलिस्टिंग के लिए है सर फंड रेजिंग डिबेंचर डिक्लेरेशन रिकमेंडेशन फॉर डिविडेंड इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इशू है सर फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली हाफ ईयर के लिए 5 दिन है 7 वर्किंग डेज प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट इज नोटिस ऑफ रिकॉर्ड डेट एंड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड डेट सर 11 वर्किंग डेज है किसके लिए अगर कुछ चेंज करने का सिक्योरिटीज में या फिर आपको डेट चेंज करना है किसका डिबेंचर्स के रिडम्पशन का या इंटरेस्ट का पेमेंट का देन आंसर नंबर 5 हो गया 6th The listed company shall submit annual standalone financial results along with the report and the statement of impact audit qualification within 60 days from the end of the financial year. Within 60 days from the end of the financial year. Within 60 days आपको exchange को देने का within 60 days. बाकी सब 45 days है annually compliance है 60 दिन के अंदर. Sir annual report. The listed entity shall submit to the exchange and publish on the website a copy of the annual report not later than the commencement of dispatch to its members. Members को जाने से पहले भी आप exchange को बता दीजिए. In the event of any change, changes, such changes shall be intimated within 48 hours. Maximum 48 hours. Maximum 48 hours. Not later than 48 hours before the annual general meeting. Sir, annual report कब जाती है 21 days है तो आपको पता नहीं 21 clear days notice तो पता है जब AGM का नोटिस जाता है उससे के साथ ही आपके एनुअल पूरा रद्दी चला जाता है घर पे आता होगा ना आपके पापा ने अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो देन प्लीज रीड दिस टेबल जल्दी से रीड दिस टेबल क्लियर नेक्स्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस अब ध्यान सुनना नहीं पढ़ना है वो भी कंप्लायंस रिपोर्ट अब देख लीजिए यहां पर भी चेंज है सर कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन द क्वार्टर गवर्नेंस शुड बी सबमिटेड विद अपन आगे पढ़ चुका 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर annual compliance report to be submitted within 6 months from the end of the financial year may be submitted along with the second quarter report. That becomes a point number 7. Then last answer is your committees. So last answer becomes your 8th answer, all of your committees. So पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑडिट कमेटी वाला ऑडिट कमेटी. सर ऑडिट कमेटी किसको एप्लीकेबल है? इट्स एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनीज. फिर 177 वाले किसको एप्लीकेबल है? सर ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज. जब अपन 3 चीजें चेक करते हैं पेड अप कैपिटल, टर्नओवर एंड लोन्स. 10, 100 एक्सीडिंग 50 याद होगा आपको. 10, 100 एक्सीडिंग 50. 10, 100 एक्सीडिंग 50. सो कैपिटल इज 10 करोड़.
सर टर्नओवर इज 100 crores, minimum 100 crores, and loans borrowings exceeding 50 crores, then minimum number of directors 3. यहाँ पर LODR में इंडिपेंडेंट कितना चाहिए? 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट. यहाँ पर मेजॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट. वहाँ पर 2/3 66.67, वहाँ पर मेजॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट. सर सारे पढ़े लिखे लोग होने चाहिए. यहाँ पर मेजॉरिटी इंक्लूडिंग चेयरपर्सन पढ़े लिखे होने चाहिए. सर चेयरपर्सन शुड बी मैंडेटरी आईडी एंड शुड बी प्रेजेंट एट द एजीएम. यहाँ पर ही हैज टू बी फाइनेंशियली लिटरेट. देन CS of the company can be the CS to the committee. सर साल में 4 बार मिलेंगे, मैक्स है 120. यहाँ पर 170 में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है इसके लिए. सर कोरम कितना है? 1/3 और 2 सब्जेक्ट टू 2 ID. उधर बोर्ड में क्या कहता है? 1/3 और 3 सब्जेक्ट टू 1 ID. 3/3 कट हो जाएगा. यहाँ पर 1/3 और 2 सब्जेक्ट टू 2 ID. कैसे सोचने का? सर ऑडिट कमेटी है, LODR का ऑडिट, बड़ी कमेटी. सर दो लोग मीटिंग में मैंडेटरी है, 2 ID चाहिए. सर अगर उनको चाहिए तो वो लोग बाकी लोग को बुला सकते हैं, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को बुला सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैट ऑर्डर को बुला सकते हैं, इंटरनल ऑर्डर को बुला सकते हैं. नहीं भी बुलाएंगे तो भी चलेगा. पेपर में दोनों इंपॉर्टेंट है, बट ऑडिट के पेपर में 1 सेंटेंस ज्यादा वेटेज कैरी करता है. यहाँ पर हमको LODR पता होना चाहिए. LODR में ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा. 2/3 शुड बी ID. देन सर NRC. सर कितने? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, आउट ऑफ विच ऑल शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव. एंड minimum 50% should be ID. Minimum 50% should be ID. वहाँ पर 2/3 should be ID, majority should be ID. यहाँ पर minimum 50% should be ID. सर चेयरमैन कौन होना चाहिए? सर इंडिपेंडेंट होना चाहिए. सेम पॉइंट है. सर द चेयरपर्सन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी वेदर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव शैल बी अ मेंबर ऑफ द NRC बट कैनॉट बी अ चेयरमैन. कंपनी का जो नेता है इस कमेटी का नेता नहीं बन सकता, पर वो सेनापति जरूर बन सकता है. सर चेयरपर्सन एजीएम में मौजूद होना चाहिए टू आंसर द शेयर होल्डर्स क्वेरी. हाँ पर जरूरी के सारा आंसर वो करे, कोई और आंसर कर सकता है, पर वो मीटिंग में मौजूद होना चाहिए. सर कितनी बार मिलेंगे? सर साल में 1 बार मिलेंगे. कोरम कितना है? 1/3 और 2 सब्जेक्ट टू 1 ID. ध्यान से सुनना, पहले था 1/3 और 3 सब्जेक्ट टू 1 ID बोर्ड का कोरम. ऑडिट कमेटी का कोरम LODR वाला 1/3 और 2 विच इज हायर सब्जेक्ट टू 2 ID. इधर 1/3 और 2 सब्जेक्ट टू 1 ID. चेंज है, सब चेंज है, तीनों चेंज है. याद करना पड़ेगा, कोई रूल नहीं है इसका, रट्टा मारना पड़ेगा. 1/3 और 2 सब्जेक्ट टू 1 ID. सर SRC में क्या बोलता है? सर SRC is constituted to look to the interest of shareholders, debenture holders, other security holders. बराबर. सर इसका नेता कौन होगा? देखो पहले वाले का ऑडिट कमेटी का क्या बोला? इंडिपेंडेंट होना चाहिए. NRC का क्या बोला? इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इसका कौन होना चाहिए? सर खाली नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट नहीं बोला है. सर कितने लोग? 3 डायरेक्टर, सब में 3 डायरेक्टर्स है. अच्छा, एटलीस्ट 1 शुड बी ID. अच्छा, ऑडिट कमेटी LODR में 2/3 शुड बी ID. 177 में मेजॉरिटी शुड बी ID. सर यहाँ पर खाली कितना बोला? एटलीस्ट 50% शुड बी ID. 2/3 मतलब 66.67, उधर 50% शुड बी ID, मेजॉरिटी मोर देन 50%. यहाँ पर 50% शुड बी ID इन NRC. इन SR से खाली क्या बोला? एक ID ला दो. सर खाली एक ID ला दो. सर चेयरपर्सन मीटिंग में मौजूद होना चाहिए, कोई और आंसर करे चल जाएगा. सर वो को साल में कितनी बार मिलेगी? एटलीस्ट 1 इन ईयर. खाली ऑडिट कमेटी 4 बार, बोर्ड 4 बार, ये दोनों कमेटी एटलीस्ट 1 इन ईयर. ठीक है. कंपैरेटिव यहाँ दे रखा है, कंपैरेटिव यहाँ पे दे रखा है. RMC में अमेंडमेंट आई है, मैं आपको RMC यहाँ टेबल से सिखा देता हूँ, टेबल से. ठीक है. RMC सर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स बैठेंगे NRC में. मैंने सब अपडेट कर रखा है, आपने इसके फोटो खींच लीजिएगा. मिनिमम 3 डायरेक्टर बैठेंगे. मेजॉरिटी कौन होगा? बोर्ड के लोग होंगे. बोर्ड के लोग होंगे. बाकी सब में क्या था? सर पहले में 2/3 शुड बी ID. 177 में मेजॉरिटी शुड बी ID. NRC में एटलीस्ट 50% शुड बी ID. SRC में सर एटलीस्ट 1 शुड बी ID. यहाँ पर मेजॉरिटी शुड बी बोर्ड. एंड खाली एक ID होना चाहिए, पर एक ID, एटलीस्ट 1 शुड बी ID. एटलीस्ट 1 हैज टू बी, यहाँ पर मैं ID. सॉरी, ये राइट है. एटलीस्ट 1 ID. सर चेयरपर्सन ID होना चाहिए. नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेक होल्डर में. यहाँ पर हैज टू बी मेंबर ऑफ बोर्ड. सर अगर मेजॉरिटी बोले बाकी लोग कौन होंगे? बाकी अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव. ये देखो लिखा है, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव में बी अ मेंबर. सर ये लोग साल में कितनी बार मिलेंगे? एटलीस्ट twice in a year. Maximum gap 180 days. At least twice in a year, maximum gap 180 days. Quorum 1/3 or 2, whichever is higher, subject to 1 board of directors. सर उधर क्या था? 1/3 और बोर्ड में 1/3 और 3 which is higher, subject to 1 ID. अच्छा, ऑडिट कमेटी में से 1/3 और 2 which is higher, subject to 2 ID. NRC में 1/3 और 2 which is higher, subject to 1 ID. SRC में नहीं था. यहाँ पर 1/3 और 2 which is higher, subject to 1 board of directors. Sir, then
other senior executive may be the member. It is applicable to all, it is applicable to all, it is applicable to all, it is applicable to top 1000 listed entities and high value debt listed entities. Top 1000 listed entities and high value debt listed entities. तो ये आपका कंपैरेटिव हो गया बेटा. एग्जाम में ऑडिट लॉ के पेपर के लिए इतना ही पढ़ना है, लॉ के पेपर के लिए इतना ही. फोटो खींच लीजिए इसका, मैंने अपडेट कर रखा है इसको. ध्यान रखना आरएमसी मॉडल से मत पढ़ना, आरएमसी में चेंज है, आरएमसी में चेंज है, यहां से पढ़ना. क्लियर, खत्म. सो 25 मिनट में बस 25 मिनट अपना एलओडीआर होता है 8 आंसर से. एलओडीआर में 8 आंसर से पढ़ने के एग्जाम के लिए करना पड़ेगा. 4 मार्क आपको दिख ही जाएगा. डेज वाला भैया याद करना पड़ेगा, डेज वाला पूरा पूरा टेबल याद करना पड़ेगा. कहाँ 21 देने का, 11 देने का, 7 देने का, मैंने आपको तरीका बताया है. कूल, आ जाओ अभी अपन आ जाते हैं सेबी एक्ट पे. सेबी एक्ट पे तो 8 आंसर्स मेरे पीछे हो गए एलओडीआर के, सेबी एक्ट के. सर पहला आंसर सीधा आ जाइए पेज नंबर 2.3 पे. पेज नंबर 2.3 चले. सर सेबी एक्ट में जो सेबी का जो बोर्ड है, सेबी का जो बोर्ड है सर, उसमें कितने लोग बैठेंगे सर? पहला चेयरमैन. सर इट हैज टू बी अपॉइंटेड बाय सीजी. सेबी बोर्ड इज मैनेज बाय इट्स मेंबर्स एंड टू बी अपॉइंटेड बाय सीजी. कौन अपॉइंट करता है? सीजी. तो निकालेगा भी कौन? सीजी निकालेगा. सर कितने लोग बैठेंगे सर? पहले चेयरमैन टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 मेंबर्स ऑफिसर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सीजी, 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई, 5 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय सीजी, आउट ऑफ विच 3 should be whole time members, out of which 3 should be whole time members, out of which 3 should be whole time members. सर क्या बोलता है ये? सर चेयरमैन टू बी नॉमिनेटेड बाय सीजी, 2 मेंबर्स ऑफिसर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सीजी, 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई, 5 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय सीजी, आउट ऑफ विच 3 शुड बी होल टाइम. 3 शुड बी होल टाइम मतलब 2 पार्ट टाइम चलेंगे, 2 पार्ट टाइम चलेंगे, 9 लोग बैठेंगे. सर कहां से होना चाहिए सर? चेयरमैन ऑफ द मेंबर शुड बी पढ़े लिख के लोग होना चाहिए सर. सीए फाइनल का सब्जेक्ट से नाम लिख लीजिए सर. लॉ हो गया, एसएफएम हो गया, एफआर हो गया, हमारा सिक्योरिटीज मार्केट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑडिट, ये सबका नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, 9 लोग बैठेंगे सेबी के बोर्ड पे. सर उनका टर्म कितना होगा? ध्यान से सुनना. टर्म सो द टर्म ऑफ द ऑफिस एंड द अदर कंडीशन ऑफ चेयरपर्सन मेंबर्स जो सीजी लेकर आए थे ना, शैल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स. ठीक है, ओके. द सीजी विल हैव टू राइट द टर्मिनेट ऑफ द सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन एंड वो 5 मेंबर जो सीजी ने नॉमिनेट किए थे उनको निकाल के बाहर फेंक सकते हैं. कितना? बाय गिविंग मिनिमम 3 डेज का नोटिस, 3 मंथ्स का नोटिस, मिनिमम 3 मंथ्स का नोटिस, और 3 मंथ सैलरी एंड अलाउंस इन ल्यू देयर ऑफ. एक काम कर, 3 महीने का सैलरी ले, कल से मत आना, कल से मत आना, कल से मत आना भाई, कल से मत आना, चल जाएगा. या फिर 3 महीने का नोटिस, 3 महीने बाद मत आना. द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स नॉट जस्ट दैट 5, वो लोग रिजाइन कर सकते हैं एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर और बाय गिविंग नोटिस ऑफ 3 मंथ्स इन राइटिंग टू द सीजी. उल्टा बाकी लोग तुम भी रिजाइन कर लो, तुमको अगर करना है तो कभी भी 3 महीने का नोटिस लगेगा, मिनिमम 3 महीने का नोटिस लगेगा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो द चेयरमैन एंड द होल टाइम मेंबर्स शैल बी इन द पेड फॉर 5 years or 65 years of age, 65 years of age whichever is earlier and shall be eligible for reappointment. मतलब even in case of reappointment the max age is 65 years. max age is मतलब भैया आप मैक्सिमम 65 साल तक यहाँ रहोगे, 65 साल के भैया आप नहीं ऐसे निकलो. 5 years or 65 years whichever is earlier. सर लाया कौन था? सीजी. तो निकालेगा कौन? सीजी. तो दिस बिकम्स योर 4th आंसर. तो सेकंड हो जाएगा मेरा टर्म ऑफ ऑफिस, थर्ड आंसर हो जाएगा मेरा सेकंड इज लाइक अदर कंडीशन, थर्ड इज बेसिकली टर्म ऑफ ऑफिस, चौथा इज रिमूवल ऑफ मेंबर्स. तो कौन निकालेगा? सीजी. सर निकालने से पहले क्या देखेगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. कब कॉमन पॉइंट है, बहुत जगह पे कॉमन पॉइंट, अगर आपने एनसीएलटी पढ़ रखा होगा, फेमा पढ़ रखा होगा, कोई भी एक्ट पढ़ो सर, अगर निकालने का तो ये ग्राउंड है. इंसॉल्वेंट है, कॉम्पिटेंट बाय अनसाउंड माइंड, अरे टिनो सुमित भैया अनसाउंड माइंड. सर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, या फिर अब्यूज द पोजीशन which is detrimental to the public interest. इंसॉल्वेंट है, अनसाउंड माइंड है सर, और कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस है सर, या फिर अब्यूज द पोजीशन. निकालने से पहले क्या देगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. सर बोर्ड कितनी बार मिलेगा सर? लाइक उनके फादर की शादी है, अर्थात इनके बाप की शादी है, जितनी बार मिल लो. जैसे मैं लाइन में, तो मेरे को वेलकम मूवी का बहुत मस्त डायलॉग याद आता है. परेश रावल जब अनिल कपूर को बोलता है, तेरा बाप छोड़ के गया था कि तेरी माँ छोड़ के गई थी यहाँ पर? हाँ, घुंघरू, डॉक्टर घुंघरू. और फिर अनिल कपूर मस्त वो अपना चश्मा खोलता है ऐसे. एपिक सीन है सर. अगर चेयरमैन नहीं आ पाता है, कोई दिक्कत नहीं सर. एनी पर्सन chosen by the members from among themselves shall preside over the meeting. Any member chosen by the members present among themselves shall preside over the meeting. अच्छा, very important. All questions shall be decided by the majority of vote. but अगर टाई हो जाता है तो the chairman and or the presiding member, in case अगर वो chairman नहीं आ पाता है, will have a second or a casting vote. तो ये पांचवा आंसर.
मतलब एलओडीआर के 8 अलग हो गई या अलग चल रहा है अपना नंबरिंग। छठा, सर एनी मेंबर जो कंपनी का डायरेक्टर या उसका पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है बोर्ड पर शैल डिस्क्लोज इंटरेस्ट बता दो। हाँ एंड सर आप पार्ट नहीं लोगे, आप पार्ट नहीं लोगे जब वोटिंग हो सर, पार्ट नहीं लोगे वहां पर। सेवेंथ आंसर, वैकेंसीज नॉट टू इनवैलिड प्रोसीडिंग, या अपने एनसीएलटी में भी कर रखा होगा आपने, मैंने रिवाइज करवाया हो आपको ये चीज कि सर अगर जो बोर्ड है वो गलत बना है तो सर जो डिसीजन है वो तो वैलिड है ना सर, वो इनवैलिड नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, वो इनवैलिड नहीं होंगे, खत्म। साथ होगा, आ जाओ, पासिंग ऑफ एन ऑर्डर बाय दी बोर्ड। बोर्ड क्या कर सकता है सर? बोर्ड माय बाप है। क्या है बच्चों? बोर्ड माय बाप है, माय बाप। कुछ भी कर सकता है बोर्ड, कुछ भी कर सकता है सर। सर द बोर्ड में बाय ऑर्डर for reasons to be recorded in writing in the interest of investors or securities market may take any of the following measures either pending an investigation or inquiry on completion of such investigation। सर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या इंक्वायरी चल रहा है या कंप्लीट हो गया, क्या कर सकता सर? सस्पेंड कर सकता किसी एक्सचेंज की ट्रेडिंग। अतुल तुमको रोका लगा सकता, रोका। मुकेश तू ट्रेड नहीं करेगा, अडानी तू ट्रेड नहीं करेगा, नहीं यू कांट ट्रेड। सस्पेंड एनी ऑफिस बेरर ऑफ स्टॉक, चेयरमैन ही निकाल दिया बीएससी एनएससी वालों को सर इंपाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। तो जो भी तुम गेन कमाए हो तुमसे छीन के ले जाएगा। पेटीएम में कमाए ना तो गेन तुम्हारा ले जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ई वाला, अटैच द प्रॉपर्टी, सॉरी अटैच द बैंक अकाउंट और अदर प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, दैट्स मैक्सिमम 90 डेज। ठीक है, जो भी उसमें अगर पता चल रहा है कि आपने इस प्रॉपर्टी को या बैंक अकाउंट को यूज किया है सेबी में कुछ गड़बड़ करने के लिए, सिक्योरिटी मार्केट में गड़बड़ करने के लिए, उसको अटैच कर लेगा 90 डेज के लिए। Provide the board shall within 90 days of the said attachment obtain confirmation from the special court। बोलो कंप्लीट अप्रूवल लेकर आ देंगे स्पेशल कोर्ट का। हाँ, अब मेरे 4 बैंक अकाउंट है, एग्जाम्पल है ए बी सी डी। अरे भैया पता चला मेरे पास इनकम टैक्स वाला मेरे घर पर आ गया, नहीं मेरे पास एक ही अकाउंट है अपना एसबीआई में, वो भी खिड़की वाला जो बैंक, गरीब आदमी अपन। एग्जाम्पल सर 4 बैंक है, एचडीएफसी में है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में है, एचएसबीसी में है, तुमको स्पेलिंग भी नहीं आएगा, उसका नाम है हांगकांग शंघाई बैंकिंग कंपनी लिमिटेड, ऐसे कुछ है, हांगकांग शंघाई बैंक, मेरे गांव का। चल देन एक है अपना एसबीआई। तो मैंने अगर एसबीआई वाले को यूज किया है गलत काम करने के, तो भैया मेरा खाली एसबीआई वाला अटैच होएगा, बाकी नहीं अटैच होएगा। ओनली द प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन एंटर्ड व्हिच रिलेट्स टू द प्रोसेस एक्चुअली इन्वॉल्व इन द वायोलेशन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स और द प्रोविजन शैल बी अलाउड टू बी अटैच। खाली वही अटैच होगा, बाकी कोई अटैच नहीं होगा सर, बाकी कोई अटैच नहीं होगा सर। डायरेक्ट एंड इंटरमीडिएट और एनी पर्सन विद द सिक्योरिटीज मार्केट नॉट टू डिस्पोज, आप असेट वसेट बेच नहीं सकते। देन जो भी बोले प्रॉपर्टी वो सब लेकर आएंगे, जीत के जो लेकर आए, मतलब सब सेबी ने जब्त कर लिया तुमसे, वो पैसा पेटीएम में तुम कमाए, जो भी पैसा तुम कमाए वो उसको क्या कर देगा, आईपीएफ में क्रेडिट कर देगा, खत्म। ए टू एफ इंपॉर्टेंट है, अलग से एग्जाम में क्वेश्चन है, आ सकता है, जिसमें से ई वाले पॉइंट पर अलग से क्वेश्चन अटैच कर सकते हैं 90 दिन के लिए, खाली वही बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी जो इन्वॉल्व हुई है, 8वां पॉइंट। देन the SEBI has received certain information complete which led to the belief that the DA brokers, the register market intermediate has violated multiple provisions of SEBI regulation। तो SEBI क्या करेगा, at any time may direct any person who will be called as investigating authority to investigate the affairs of such intermediary or person associated with securities market to report to the board। Therefore, an order for investigation in the affairs of broker may also be initiated, ठीक है। Then नौवा आंसर, power of SEBI to call for periodical returns or direct inquiries to be made। सर क्या कर सकता है सर, वो इंस्पेक्ट कर सकता है आपकी बुक्स को, कितने साल तक, फॉर मैक्सिमम 5 है सर। तो जैसे अपन कंपनी सेक्टर में 8 साल, यहाँ पर 5 साल, यहाँ पर 5 साल है सर। पावर ऑफ SEBI टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, जिसके पास भी बुआ हुआ है, आओ रे बताओ, ऑफिसर एम्प्लॉय सब सर SEBI इंक्वायरी भी कर सकते हैं, सर SEBI विल बाउंड द कंसर्न पर्सन टू प्रोड्यूस, मतलब पास ऑफिसर्स एम्प्लॉयज आप सब इन्वॉल्व हो। और क्या कर सकते हैं, SEBI अप्रूव द बायलॉज ऑफ द एक्सचेंज, SEBI टू मेक और अमेंड द बायलॉज ऑफ द एक्सचेंज। सर लाइसेंसिंग दे सकता है, डीलिस्टिंग और लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर सकता है, पावर टू डेलीगेट भी कर सकता है, सब सेक्रा की पावर्स है। इसमें से मेरे एक काम का पॉइंट है सर, SEBI आपके सारे डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं, किसका, एक्सचेंज का। कितने साल तक मेंटेन करना है सर, आपको 5 साल, एक्सचेंज आपको 5 साल तक मेंटेन करना है, SEBI कभी भी आके इंस्पेक्ट करना। 9वां आंसर है, अब इसको एक बार रीड भी करोगे तो भी चलेगा। 10 कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, क्या है बच्चों, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम 10th।
रुको बे जरा, थक गए होंगे, जल पी लीजिए. हाँ, वो अमृता वाला जल पी लीजिए. Cheers, Alicia, if you're listening to me, Alicia, cheers. All the fast track batch students, know what does this cheers means. Actually, I have everyday potato juice. Not every day, every hour I would say. Potato juice. Potato juice is basically in Hindi we call as vodka. Cheers. अपने जैन भाई बहन लोग तौबा तौबा सर लाइव अबे अबे पानी है रे पानी पानी है. People who do not know what is vodka, it's basically an energy drink जिसको आप पी के मस्त झुम बराबर झुम शराबी झुम बराबर झुम शराबी झुम 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 झुम. अरे भैया पानी है पानी. देखो अभी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सर एनी पूलिंग ऑफ फंड. अरे हमारे मिल बांट के बैठेंगे यार, सबका पैसा इकट्ठा करेंगे. अच्छा मैंने कॉर्पस बना उसको कितने रुपए का मिनिमम 100 करोड़. क्या बोलते हैं उसको CIS. तो ये CIS की कंडीशन सर मिनिमम अगर 100 करोड़ का आपके पास पूल है तो आपको क्या हो जाएगा CIS का हैज टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी. क्या कंडीशन है? द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट्स मेड बाय द इन्वेस्टर्स बाय व्हाटएवर नेम आर पूल्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम. जैसे म्यूचुअल फंड कुछ ऐसा हो गया. सो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट्स जो आई है सर क्या होगा, आप लोगों को प्रॉफिट कमाने का, इनकम कमाने का, या कुछ प्रोड्यूस या प्रॉपर्टी जो भी है वेदर मूवेबल इमूवेबल, यहां से हम कमाएंगे. सर द प्रॉपर्टी कॉन्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द स्कीम is managed on behalf of the investors and the investors do not have day to day control over that operation of that particular fund. ठीक है, जो भी स्कीम मैनेजमेंट. तो ये 4 कंडीशन से पूरी करनी पड़ेगी. एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है मेरे. फॉलोइंग स्कीम और अरेंजमेंट shall not be CIS. मोदी PNC. यम किधर करें यम. Mutual fund. Any subscriptions in the nature of mutual fund, it is not a collective investment scheme. O, मेरा favorite, others. D, deposits under Companies Act. I, contract of insurance contracts. मोदी. Mutual funds हो गया, others हो गया, deposits इस पे Companies Act, insurance contracts हो गया. P, pension fund, provident fund वाला होगा. Provident fund and miscellaneous provisions act, pension schemes. N, निधि और म्यूचुअल फंड बेनिफिट कंपनी. डिपॉजिट एक्सेप्ट बाय निधि कंपनी. ये कौन है नेन. डिपॉजिट एक्सेप्ट बाय NBFC. सी चिट फंड वाला एंड कॉर्पोरेट सोसाइटी. ये साले क्या है, ये सारे बोला मैंने, सारे बोला मैंने. फॉलोइंग स्कीम मैनेजमेंट शैल नॉट बी CIS. ये सारे जो स्कीम्स है ये CIS नहीं है. मोदी PNC चू. ठीक है. तो आपको पहचानने को आ सकता है, आपको डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है. तो भैया क्या एक्सेप्शन है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है. क्या कंडीशन है CIS की. 100 करोड़ वाला हुआ तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. 4 कंडीशन है. आंसर नंबर 10 फॉर यू गाइस. देन कम टू द 11th आंसर, इन्वेस्टिगेशन. भैया में भैया सेबी भैया. क्या बोलेंगे भैया में भैया सेबी भैया. सर वेयर द सेबी इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी मार्केट आर डेल्ट इन अ मैनर व्हिच इज डेट्रीमेंटल टू द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट और any intermediary or any person, अभी अपन ने पीछे पढ़ा था उसका एग्जांपल, associated with the securities market has violated any of the provisions of the rules or regulations, then वो क्या करेगा, then it may direct any person herein after called as investigating authority to investigate and report to the SEBI. ऑर्डर पास हो सकता है. सर तो कंपनी के अभी अपना वो ना सर्च सीजर वाला या अपना जो लॉ में चैप्टर है इन्वेस्टिगेशन वाला कॉर्प कंपनीज एक्ट में, वो सेम पॉइंट. सर कंपनी के सारे मैनेजर ऑफिसर एम्प्लॉयज सब मदद करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की. द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कितने दिन तक बुक्स रखेगा अपने पास सर? 6 मंथ्स तक. कहते 180 डेज. उसको वापस देना पड़ेगा. किसी भी इंसान को बुला सकते हैं फॉर एनी पर्सन फॉर एग्जामिनिंग ऑन ओथ. ए चला हाथ रख, गीता बबीता को बोला हाथ रख, अबे सर पे हाथ रख, एग्जामिनेशन ऑन ओथ. तो आप इसको बिंदास अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. हाँ, ये पहला वाला जो पॉइंट है कि वो क्यों कब इन्वेस्टिगेशन वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देन सर इफ एनी पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद एनी रीजनेबल कॉज और रेफ्यूजेस कि मैं बुआ नहीं दूंगा, मैं बुआ डॉक्यूमेंट कुछ नहीं दूंगा सर, या फिर इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, या मैं आऊंगा ही नहीं, या मैं आया तो मैं साइन नहीं करूंगा सर. डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिया, डॉक्यूमेंट्स दिया पर उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया, या वो आया ही नहीं, आया पर साइन नहीं किया. सर कितना है अप टू 1 करोड़ और up to 1 year, up to 1 crore or both, and 5 lakh rupees per day till the default continues. Sir, up to 1 year or up to 1 crore or both, or up to 5 lakh rupees, 5 lakh, अटका नहीं रहे, 5 lakh rupees per day
पर डे टिल द डिफॉल्ट कंडीशन। इन्वेस्टिगेशन की पेनल्टी याद करनी पड़ेगी। सेबी में अगर आपने, सेबी वालों ने आपको बुलाया है, आप आए ही नहीं है, आपने कागज नहीं दिया, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्वेस्टिगेशन टाइम पे, तो सर इट इज अप टू 1 ईयर और अप टू 1 करोड़ और बोथ और अप टू 5 लाख रुपीज पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। एंड जो भैया आपने जो ये पूरा आंसर आरटीपी, ये आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्वेल्थ आंसर एग्जाम क्वेश्चन, सीज एंड डिसीज प्रोसीडिंग्स, मतलब रोक दिया जाएगा, जो आप काम कर रहे थे आपको रोक दिया जाएगा। If the board finds that after causing inquiry to be made that any person has violated or is likely to violate any of the provisions of the acts or the rules made thereunder, it may pass an order requiring the such a person to cease and desist, मतलब मत करना सर, अब आपको रोक लगा दिया जाएगा। अच्छा, the board shall not pass an order in respect of any listed company or public companies other than intermediaries which intends to get securities listed or recognized unless the board has reasonable grounds to believe the company is indulged in insider trading or market manipulation। जब तक आपका पुख्ता सबूत नहीं है, कुत्ता नहीं बोला, पुत्ता सबूत नहीं है, आई डोंट नो व्हाट यू से इन मूवीज, बट मेरे को तो पुत्ता समझ में आता है। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो भैया आप ये ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो दो ही पॉइंट है इसमें। सेबी को अगर लगता है कि भी अगर इंक्वायरी की उसने लगता है कि कोई इंसान वायोलेट कर रहा है या वायोलेट कर सकता है, क्या कर देगा वो, सीज एंड डिसीज के ऑर्डर पास कर देगा, आप ये काम नहीं करोगे। हाँ, वो ऑर्डर तभी पास करेगा जब उसका रीजनेबल ग्राउंड होगा कि कंपनी वाज इन्वॉल्व इन इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन। 12th आंसर। बाकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको, तो आपको कुछ भी काम करने का है, सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर, बैंकर, जो भी बनेगा आपके पास सेबी से सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो दिस यू कैन रीड, नॉट इंपॉर्टेंट। देन कम टू आंसर नंबर 13, पेनल्टीज इन एजुकेशन। भैया एक इन्वेस्टिगेशन की पेनल्टी याद करवा दी, अप टू 1 करोड़, अप टू 1 ईयर और बोथ एंड 5 लाख रुपए पड़े टिल डिफॉल्ट कंडीशन। आप आए ही नहीं, आए पर कागज नहीं दिए, ठीक है, आप कुछ बोले ही नहीं, या बोले पर आप वो साइन नहीं कर रहे हो, तो वो वाली पेनल्टी है। बाकी सब 13 वाली पेनल्टी है। यहां आपके सामने आता है जादू जादू, जो मेरे गाना गाने पे हंसा, भगवान उसको बहुत पहुंची देगा। देखो भाई मेरे भाई यहां पर बहुत ज्यादा पेनल्टी है, नहीं 2 ही पेज की पेनल्टी है, इतनी सारी कितना है देखो भी। बाद में फोटो ले लेना तुम लोग, फोटो लेना। अब पागल जैसे बच्चे पता है क्या, फिर बाद में मैसेज करेंगे, सर एनीवन हैविंग सर का पेनल्टी पीडीएफ ऑफ सेबी। अबे मैं बनाया नहीं पीडीएफ, नहीं बना सकता मैं इसका पीडीएफ, ये वो नोट्स वाला पेज है यार, नहीं बनता इसका पीडीएफ, बेकार सा बनता है। फिर वो पूछेंगे कोई ना कोई, यूं ना के स्क्रीनशॉट ले ले जब सर बोल रहे, नहीं पूरा वीडियो देखेंगे नहीं। एनीवन हैज सेबी नोट्स, मतलब मैंने मॉड्यूल से पढ़ा है, उसके बावजूद भी टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे घूमेगा, एनीवन हैज एबी सर सेबी नोट्स, साला दिख रहा है मॉड्यूल, नहीं सर सेबी के नोट्स नहीं। इधर देखो 11C, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को अगर आपने रिफ्यूज किया, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अगर आप पर्सन आई नहीं फिजिकली या फिर आपने नोट साइन नहीं किया, सो दैट्स अप टू 1 करोड़, अप टू 1 ईयर और बोथ अप टू 5 लाख रुपीज पर डे, ठीक है। अब ध्यान रखना अल्फाबेट देंगे 15A, इफ अ पर्सन फेल्स टू मेंटेन बोआ डॉक्यूमेंट्स, फेल्स टू फाइल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स डॉक्यूमेंट्स रिटर्न इन्फॉर्मेशन दिया आपने, तो 1 लाख रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़, मिनिमम 1 लाख, सामूहिक पेनल्टी है, मिनिमम 1 लाख रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्स 1 करोड़। इंटरमीडिएट ने fails to enter into agreement with the client, same penalty, 1 लाख रुपए per day subject to maximum 1 crore. Company intermediary fails to resolve the grievance, 15C, same penalty. Sir, CIS mutual fund ने contravention कुछ भी किया है, same penalty. AMC ने contravention किया, same penalty. EA नया आया था, alternative investment fund, real estate investment trust या फिर infrastructure investment trust ने अगर कुछ कांड किया, तो देखो minimum 1 लाख रुपए per day, maximum ये सेम है, और 3 times again whichever is higher, और 3 times again whichever is higher, 3 times again whichever is higher. EB, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट कुछ भी कांड किया, सेम है, 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्स 1 करोड़. 15F इंपॉर्टेंट 15F इज इंपॉर्टेंट. सर ब्रोकर फेल्स टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट नोट, ब्रोकर फेल्स टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट नोट. एक सेकंड, ऐसा मिलता जुलता यहां पर भी था. सर अग्रीमेंट नहीं किया इंटरमीडिएट ने, ब्रोकर ने अगर एग्रीमेंट नहीं किया तो वो सामूहिक पता 1 लाख 1 करोड़, 1 लाख रुपए पर डे 1 करोड़. ठीक है, यहां पर क्या ब्रोकर ने कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया, जब आप शेयर करते हो तो बिल मिलता है, बिल को कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं. सो इट्स 1 लाख से लेके 1 करोड़.
फेल्स टू गिव सिक्योरिटी मतलब जो शेयर्स आपने खरीदा या फिर आपने अगर कुछ पेमेंट था बेचा होगा तो पेमेंट करना था 1 लाख से लेके 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सामूहिक पेनल्टी। एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर दिया उसने तो ये पेनल्टी अलग है 1 लाख मिनिमम और मैक्सिमम अप टू 5 times एक्सेस ब्रोकरेज चार्जेस विच एवर इज हायर 1 लाख और मैक्सिमम अप टू 5 times द ब्रोकरेज चार्ज विच एवर इज हायर minimum 1 lakh but which may extend to up to 5 times the amount of brokerage charge in excess of the specified brokerage whichever is higher 5 times the amount of brokerage charge which is in excess of the specified brokerage whichever is higher clear तो सारी पेनल्टी मैंने कंपाइल कर दी यहाँ पर देन 15G वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइडर ट्रेडिंग इनसाइडर रुको मैं स्क्रीनशॉट देने का टाइम दूंगा आपको रुक जाओ सर 10 लाख मिनिमम मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट में विच इज है तो 3 times द प्रॉफिट किसके बाजू में मैक्सिमम के बाजू में 10 लाख मिनिमम लगेगा और 25 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट में विच इज हायर सर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और टर्नओवर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और टर्नओवर टेक ओवर कर लिया आपने शेयर्स किसी कंपनी का एक्वायर किया कंपनी तो उन्हें बता नहीं तो सेम एज 10 पेनल्टी क्या है 10 लाख 25 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट में विच एवर इज हायर 15 हाँ if you are involved in fraudulent or unfair trade practices if any person is involved in fraudulent or unfair trade practices so minimum 5 लाख मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट में विच इज हायर जो 3 times है बेटा वो मैक्सिमम के बाजू में है 15 हाँ डिस्ट्रक्शन और ऑल्टरेशन ऑफ डेटाबेस सेवी का डेटाबेस शेयर कर दिया आपने 1 लाख मैक्सिमम 10 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट में विच इज हायर HB पेंसिल नो स्पेसिफिक पेनल्टी तो सामूहिक पेनल्टी 1 लाख से लेके 1 करोड़ सामूहिक पेनल्टी है तो 15 HB तक सारी पेनल्टी हो गई 15 HB तक तो यहां पर भी समरी दे रखी है लोग ने खत्म फोटो ले लीजिए रुक जाओ पहले 1 to 6 का लीजिए तो क्या बराबर आएगा नो 1 to 5 4 फोटो बनेंगे 1 to 5 का लीजिए धन्यवाद 6 to 9 नहीं सही हो गया देन 10 to 14 oh sorry नहीं दिखा oh, sorry फिलासेक ऑफेंसेस वाला कुछ इसका भी ले लीजिए फोटो ठीक है देन तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 13 आंसर राइट पेनल्टी बिकम्स योर 13 आंसर पेनल्टी से 13 आंसर देन 14th सेटलमेंट एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में सेटलमेंट इज एग्जाम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ सर बहुत सिंपल है एनी पर्सन whether and whom any procedure has been initiated under section 11 11B 11D 12 15 may file an application to the board for the settlement of proceedings क्यों देखो सेटलमेंट किससे करना है सेबी के साथ तो आप बोर्ड के पास ही बोलोगे सर मेरे को अपने साथ मांडवली करने का है बोर्ड आफ्टर कंसिडरिंग द प्रपोजल मे अग्री फॉर द प्रपोजल ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस ऑन सच टर्म्स एज द सेबी में स्पेसिफाई तो मैं अप्लाई करूंगा जिसको पर्सन को जिसको भी सेटलमेंट करना है वो सेबी को अप्लाई करेगा सेबी अप्रूवल प्रपोजल देखेगा एंड देन अप्रूव कर देगा सर द सेटलमेंट प्रोसीडिंग शैल बी एज पर द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट रूल्स दिए नहीं है हमको अच्छा नो अपील अंडर 15T शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय द बोर्ड एज अ केस में बी अंडर दिस सेक्शन अगर ये ऑर्डर सेटलमेंट का पास हो आप इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हो सो ऑल दी सेटलमेंट प्रोसीडिंग के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते हो ऑल दी अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया ऑल सेटलमेंट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया 5 स्टेप में 4 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है सेटलमेंट तो दिस इज योर 14th आंसर नाउ तो मेन सेबी यहाँ पर खत्म होता है मेन सेबी यहाँ खत्म होता है अभी सैट की बात है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल की बात है वो भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है 15th आंसर सर क्या कहते हैं सर सेट में एक बनेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड एक जीएम और एक टीएम 1 जुडिशियल मेंबर 1 टेक्निकल मेंबर तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा सर 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 टेक्निकल मेंबर्स देन जितने बेंच करने कर लो कोई दिक्कत नहीं सर द बेंच ऑफ सैट शैल बी सेट एट मुंबई हेड ऑफिस का होना चाहिए मुंबई में होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर में ट्रांसफर जीएम और टीएम टू वन डिपार्टमेंट फ्रॉम वन बेंच जैसे दिल्ली से उठा के मुंबई डाल दिया मुंबई से आगे कलकत्ता डाल दिया ट्रांसफर हो सकता है सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर 1 जीएम 1 टीएम क्वालिफिकेशन सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ या जीएम हुआ या टीएम हुआ कौन होना चाहिए सर या तो वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए एक सेकेंड
या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है सब, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 7 years इन केस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड ही हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years इन केस ऑफ अ जुडिशियल मेंबर। देखो क्या बोलते हैं, पहला या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, या फिर अगर मैं हाई कोर्ट के जज को लाता हूँ तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए सर? 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जुडिशियल मेंबर के लिए कितना? 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सर। या तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, एक्सपीरियंस नहीं दिया है, या तो आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, एक्सपीरियंस नहीं दिया है, या फिर अगर आप हाई कोर्ट के जज हो तो अगर आपको मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना चाहूंगा तो सर 7 साल देखने का है, 7 साल का एक्सपीरियंस, या अगर आपको मैं जुडिशियल मेंबर बनाना चाहूंगा तो मेरे को 5 साल देखने का है। हाँ, टेक्निकल मेंबर कौन? अपन जैसे पढ़े लिखे लोग सर, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सीजी, या फिर कोई इक्विवेलेंट पोस्ट पर है, या फिर तो इनके लिए एक्सपीरियंस नहीं दिया है। अगर आप एमसीए के सेक्रेटरी हो, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, या कोई और डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो, तो आपको टेक्निकल मेंबर बना देंगे। या फिर आप पढ़े लिखे लोग, सीए, सीएस, लॉयर्स, सो एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग एंड हैविंग मिनिमम 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, हैविंग मिनिमम 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो हम आपको टेक्निकल मेंबर बना देंगे। तो ये सैट का कॉम्पोजिशन है। कितने लोग बैठेंगे सर? सेबी में 9 लोग थे, यहाँ पर क्या है सर? 3 ही है, प्रेसिडेंट ऑफिसर, 1 जीएम एंड 1 टीएम। ठीक है, हाँ बेसिकली सर्च नंबर लिखा है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक ही होगा, पर बहुत सारे बेंचेस है ना, हर बेंच के देखो, अ बेंच में बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सैट with two or more GM or TM as may deem fit, but every bench shall include at least 1 GM and 1 TM. ये मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। देन सर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गया, GM हो गया, बड़े बड़े लोग कौन अपॉइंट कर रहा है? शैल बी अपॉइंट बाय द CG इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज नॉमिनी। सर कौन अपॉइंट कर रहा है? CG इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज नॉमिनी। क्लियर सर? टेक्निकल मेंबर्स को कौन अपॉइंट कर रहा है? टेक्निकल मेंबर्स को सर एक कमेटी अपॉइंट करेगी, कौन सी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। अपॉइंट सीजी कर रहा है, पर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठेगा सर? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट विल बी द चेयरपर्सन, सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एज अ मेंबर, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एज अ मेंबर, सर सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट वो आके वहाँ पर मेंबर बनेगा। फिर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी कन्वीनर बनेगा। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी से डिटरमाइन द प्रोसीजर बताएंगे, पर बेसिकली आपको इतना बाइफर्केशन रखना है इसमें कि बड़े लोग कौन? प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गया, जेएम हो गया, उसको कौन अपॉइंट कर रहा है सर? उसको अपॉइंट कर रहा है सीजी इन कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उसका नॉमिनी। अच्छा, टेक्निकल मेंबर्स को कौन अपॉइंट कर रहा है सर? सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, सीजी अपॉइंट कर रहा है, बट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ये सब एमसीक्यू में आपको आ सकते हैं। देन चेक करो पॉइंट नंबर 1 आपको आता है, अभी 16 नहीं चल रहा है, चेक करो पॉइंट नंबर 1 आपको आता है क्या? कुछ भी डिफेक्ट हुआ, डिसीजंस आर वैलिड। सर, अ मेंबर और अ पार्ट टाइम मेंबर मतलब फुल टाइम मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA या पेंशन फंड या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर कोई सीनियर मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर shall not be a presiding officer or a member of SAT during his service or tenure or within 2 years from the date on which he ceases to hold office as such in the board or in such authority। मतलब इंश्योरेंस वाला कोई आदमी हुआ, IRDA वाला हुआ, पेंशन फंड वाला कोई हुआ, या डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला कोई बंदा हुआ, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई और सच अथॉरिटी में हुआ, वो जब वो वहां पर बैठा है तो सैट का मेंबर नहीं बन सकता ना, उस समय भी नहीं बन सकता और 2 साल तक भी नहीं बन सकता। तो उनके लिए बताया कि उनमें प्रोहिबिशन है, तो 2 साल तक आप सैट में नहीं आ सकते, वो बड़े बड़े लोग नहीं आ सकते। ठीक है। 17th सर कितने साल के लिए? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर GM और TM शैल बी अपॉइंटेड फॉर 5 years, रीअपॉइंटमेंट फॉर 5 years, मैक्सिमम एज 70 years। सेबी के बोर्ड में 65 years, सेम पॉइंट है, 5 years और 65 विच इज अर्लियर सब एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यहाँ पर भी सब लोग क्या है? एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट 5 years, बट एज इज 70 years, मैक्स एज इज 70 years। 17 आंसर। ये सब आपको MCQ में डिस्क्रिप्टिव में काम आएगा। 17 आंसर हो गया। बच्चों एक बार ये रीड कर लो ना, फाइलिंग ऑफ वैकेंसी, देखो तुमको आता है क्या? फाइलिंग ऑफ वैकेंसीज रीड।
इजी नाउ रेसिग्नेशन। सर लाया कौन था सीजी, तो निकालेगा भी कौन, किसको देगा सीजी को, सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी अदर मेंबर, मतलब कौन जेएम और टीएम। सर वो नोटिस दे देंगे इन राइटिंग टू द सीजी। सर कब, वो सेम पॉइंट है 3 months और द सक्सेसर और द टर्म एक्सपायरी विच वेरीज अर्लियर। 3 months का नोटिस और सक्सेसर अगर आ गया जल्दी, या फिर आपका टर्म खत्म होने वाला विच वेरीज अर्लियर। सर 19 रिमूवल सेम पॉइंट। सर सीजी आया था तो सीजी निकालेगा, सीजी में आफ्टर एन इंक्वायरी मेड बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीजी डायरेक्टली नहीं निकाल सकता। कौन निकालेगा सर, सीजी पहले इंक्वायरी करवा के जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। मे रिमूव एनी वन पर्सन, कौन कौन, पीओ, जेएम, टीएम, कौन कौन थे वो सेम पॉइंट है, सेबी वाले, इंसॉल्वेंट है, अनसाउंड माइंड है, कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस या फिर अब्यूज इज पोजीशन। और इसमें एक और पॉइंट ऐड हो गया सारे, एक्वायर्ड फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, एक्वायर्ड फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट। पर निकालने से पहले क्या दे जाएगा सर, डी टू डी एन ई में अपॉर्चुन ऑफ बीइंग, अपॉर्चुन ऑफ बीइंग। सर एबीसी में तो क्यों चाहिए अपने को, एबीसी में तो क्यों चाहिए अपने को अपॉर्चुन ऑफ बीइंग, इंसॉल्वेंट हो गया दिख रहा है, इनकेपेबल दिख रहा है, सर कन्विक्टेड दिख रहा है ना। सर डी और ई में को निकालने का तो क्या चाहिए था, अपॉर्चुन ऑफ बीइंग, अब्यूज ऑफ पोजीशन, और ई ऐड हुआ है खाली फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया होगा, अब उसको निकाल दीजिए। देन 19th 20 अपील टू सैट। एनी पर्सन अग्री बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड, मतलब कौन, सेबी, और मेड बाय एनी एजुकेटिंग ऑफिसर और आईआरडीए या फिर पेंशन फंड अथॉरिटी में प्रीफर अपील टू सैट। तो 3 जगह से आप अपील कर सकते हो, किससे, सेबी से आप अग्रीव्ड हो, एजुकेटिंग ऑफिसर से आप अग्रीव्ड हो, आईआरडीए या फिर पेंशन फंड से अग्रीव्ड हो, तो यू विल मेक एन अपील टू सैट। सर टाइम लिमिट, एवरी अपील शैल बी फाइल विद इन 45 days, 45 days बराबर। एक्सटेंशन मिल सकता है, डेज नहीं दिए, एक्सटेंशन मिल सकता है, सफिशिएंट कॉज शुड, डेज नहीं दिए। सैट क्या करेगा, मैं कंफर्म मॉडिफाई सेट साइड, सेम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन फैमा में, फॉर्मूला में, सब जगह पे पढ़ते हैं। सर जैसे ऑर्डर पास होता है तो क्या करेगा सैट, जिससे भी आप अग्रीव्ड उसको दे देगा और आपको दे देगा, पर्सन अग्रीव को दे देगा और जिस पार्टी से आप अग्रीव्ड उनको ऑर्डर की कॉपी दे देगा। सर सैट शैल डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन 6 months, शैल डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन 6 months, 6 months। 20th आंसर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रीड, नेक्स्ट पॉइंट इज रीड। खाली इसमें पॉइंट नंबर 5 देखो ना, ये आपने फॉर्मूले में पढ़ रखा है क्या, डिसीजन कैसे आता है, पढ़ो ना एक बार। जनरली एक ट्राइब्यूनल, एक बेंच डिसीजन कैसे देता है, रीड को तुमको आता है क्या। क्लियर, कॉमन है। देन बाकी सब नहीं पढ़ना है, खाली अपील टू सुप्रीम कोर्ट। एनी पर्सन अग्री बाय द ऑर्डर ऑफ सैट में अपील टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 days, एक्सटेंशन कितने दिन का मिलेगा, मैक्सिमम 60 days का। तो कॉमन पॉइंट है, जैसे अपील का तो फॉर्मूला का 45 days एक्सटेंशन डेज नहीं दिया हुआ है। सेकंड अपील अगर आप अग्रीव्ड हो सैट से, सैट का 6 महीना मिलता है, अगर आप अग्रीव्ड हो सैट से, यू गो टू सुप्रीम कोर्ट, एक्सटेंशन 60 days। कॉमन पॉइंट है, बिजनेस अपने उन मर्जी में 45 एक्सटेंशन 60। नेक्स्ट 21 सर सुपरसीड। अब इफ एट एनी टाइम द सीजन ऑफ द ओपिनियन दैट द बोर्ड इज अनेबल टू परफॉर्म, मतलब कौन, सेबी वाला, तो इट में बाय नोटिफिकेशन सुपरसीड द बोर्ड फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months। सुपरसीड मतलब सस्पेंड कर देगा, उस पर चढ़ जाएगा, तो सीजी खुद आके बैठेगा वहां पर। रीजन क्या होना चाहिए सर, इफ देयर इज अ ग्रेव इमरजेंसी द बोर्ड इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शन। सेबी वाले जो है वो लोग फंक्शन ढंग से कर नहीं पा रहे। सर दे हैव मेड कंसिस्टेंट डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन इशूड बाय द सीजी। द डिफॉल्ट इज इन द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एंड ड्यूटीज इंपोज, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक 4 रीजन है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 6 महीने और 4 रीजन है, 21वां आंसर। अब क्या हो जाएगा, सारी जो पावर्स है जो बोर्ड के पास है सीजी के पास चली जाएगी, सारी पावर्स, फंक्शन, असेट्स, राइट जो भी है सब किसके पास चली जाएगी, सब वो सीजी के पास चली जाएगी। सर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन क्या हो जाएगा, द सीजी may reconstitute the board by fresh appointment in such a case any person who is vacated their office shall not be deemed be disqualified for appointment। मतलब वो लोग भी आ सकते हैं पर हम लोग नए लोग को भी लेके आ सकते हैं। The CG at any time before the expiration of the period may take action। अगर चाहिए तो हम लोग वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिफोर सस्पेंशन, बाद में करना बाद में भी कर लो।
तो इसमें क्या एमसीक्यू के लिए पढ़ा, ये ग्राउंड्स क्या है सुपरसेशन के, 21 आंसर। देन 22 returns and reports. The board shall furnish the CG returns and reports, क्योंकि CG सब मैनेज कर रहा है. So the board shall within 90 days from the end of the financial shall submit to the CG a report in such form as may be prescribed, and this report shall be laid before both the house of the parliament, each house of the parliament. Very rare paper में देखिए, very rare. 22 answer. 23 sir, if any person contravenes or attempts to contravene or abates any controversy provision of this act or any rules up to 10 years or up to 25 crores or both, if any person fails to pay the penalty imposed by the adjudicating officer, so कितना है, minimum 1 month की जेल है, तो maximum 10 years की, fine up to 5 crores or both, 25 crores up to 25 crores or both. So ये offenses है section 24 के. ये last वाला आंसर. If a person contravenes any provisions of rules regulations, तो up to 10 years or up to 25 crores or both. If any person fails to pay penalty, fails to comply directions, same, up minimum 1 month, maximum 10 years और up to 25 crores और both. तो section 24 अलग से, मतलब ये वाला काम की चीज़ है, ये वाला पार्ट कि पेनल्टी पे नहीं किया तो मिनिमम 1 मंथ, मैक्सिमम 10 इयर्स और अप टू 25 crores और बोथ. अपन ने फोटो खींच लिया पहले. कंपाउंडिंग. सो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मतलब क्या, मेरे को माफी दे दीजिए इम्प्रिजनमेंट से, ठीक है. सो इट में बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब पहले भी कर सकते, मतलब बेसिकली एट एनी टाइम कर सकते हो. इट कैन बी कंपाउंड बाय सैट और अ कोर्ट बिफोर विच द प्रोसीडिंग आर पेंडिंग. तो सैट या फिर कोर्ट बिफोर विच द प्रोसीडिंग आर पेंडिंग. एमसीक्यू के लिए नॉट इंपॉर्टेंट. 25th पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन, पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी. पिछले अटेम्प्ट का जुलाई का क्वेश्चन, पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी. द सीजी ऑन रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड, क्या है बच्चा, द सीजी ऑन रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड. इफ द सीजी satisfies that any person who has alleged to have violated any provision of this act or rules regulation or has made a full disclosure in respect of alleged violation may grant to such person immunity from prosecution for offense under any, मतलब वो सेफ हो जाएगा. नोटिस में देखो इम्यूनिटी मिल जाती है आपको. एक सेकेंड, वर्ड्स क्या है, सीजी देगा ऑन द रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड, बहुत क्लियर है. द सीजी देगा ऑन द रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड कि ये इंसान है, इसके खिलाफ आप कोई प्रोसीडिंग शुरू मत कीजिए, कोई पेनल्टी मत लगाइए, ठीक है. डायरेक्टली बोर्ड नहीं करवा सकते, बहुत क्लियर. सीजी ऑन द रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड. हाउएवर नो इम्यूनिटी शैल बी ग्रांटेड बाय सीजी in case where the proceedings for the prosecution for such offense have been instituted before the date of receipt of application for the grant of such immunity. मतलब आपने इम्यूनिटी के लिए एप्लीकेशन उससे पहले आपकी प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी आपको. इम्यूनिटी से पहले ले लो, जैसे आपको आप गिल्टी हो गया पहले जाके इम्यूनिटी ले लो, उधर एंटीसिपेटरी बिल वैसा कॉन्सेप्ट है. पर अगर आपका प्रोसीडिंग शुरू हो गया, आप जेल में चलोगे तो एंटीसिपेटरी बिल थोड़ी मिलेगी. अगर आप जेल में चले जाओगे तो फिर दिया कौन, सीजी, तो लेगा कौन, सीजी. इफ सच पर्सन हैज नॉट कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑन द विच इम्यूनिटी वाज ग्रांटेड और हैज गिवन फॉल्स एविडेंस, तो सीजी क्या कर देगा उसको, सर इम्यूनिटी लेगा साथ में कॉन्ट्रवेंशन चालू हो जाएगा एंड जो पेनल्टी है सब चालू हो जाएगा. एग्जाम क्वेश्चन 24B पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, बहुत क्लियर है. सीजी देगा ऑन द रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड. बोर्ड खुद नहीं कर सकता. अच्छा, क्या सीजी खुद कर सकता है, नहीं, ऑन द रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड. पहले बोर्ड रिकमेंड करेगा फिर सीजी करेगा, कोई भी अकेला नहीं कर सकता. एग्जाम को क्वेश्चन मस्त ट्विस्टी था वो. स्पेशल कोर्ट, the CG for the purpose of speedy trial of the special court, I mean for offenses under this act may constitute as many as special court जितना चाहिए उनको. सर कितने लोग बैठेंगे सर, एक सिंगल जज बैठेगा. who will be the chief justice of high court, मतलब a single judge will be appointed by CG in consultation with chief justice of high court. ये सेम अपन कंपनी सेक्ट में ही पढ़ते थे सर. उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा सर, या तो सेशन जज होगा तो एडिशनल सेशन जज होगा. सेम है, सेम आंसर सर. ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी टेकन फॉर कॉग्निजेंस, मतलब रिकॉर्ड कब होगा, अगर स्पेशल कोर्ट उसको ट्राई कर रहा है. Whether more than one special court, तो कौन बताएगा सर, हाई कोर्ट बताएगा. या दैट सेम पॉइंट स्पेशल कोर्ट में पढ़ते हैं, कॉमन है कंपनी सेक्ट का, कॉमन आंसर कंपनी सेक्ट का. नेक्स्ट 27 रिकवरी ऑफ अमाउंट्स. 27 इज रिकवरी ऑफ अमाउंट्स. आ जाइए रिकवरी ऑफ अमाउंट्स में. सर if a person fails to pay the penalty or fails to comply with the directions or for the refund of monies or fail to comply with the direction of disgorgement order, तो क्या होगा, रिकवरी ऑफिसर क्या कर सकता है सर, फॉलोइंग ऑर्डर पास कर सकता है. रिकवरी ऑफिसर में ड्रॉन अप अंडर सिग्नेचर और स्टेटमेंट, मतलब वो बना के लेके जाएगा लेटर वेटर.
सामने वाले इंसान को दिखाएगा कि मैं रिकवरी ऑफिसर हूँ, क्या कर देगा, अटैच द मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैच एंड सेल द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अटैच एंड सेल द मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैच एंड सेल द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अटैच पर्सन बैंक अकाउंट, या फिर पर्सन को डिटेन कर देगा प्रिजन में, डिटेन कर देगा प्रिजन में, और अपॉइंट अ रिसीवर फॉर द मैनेजर ऑफ द पर्सन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड फॉर द प्रोविजंस, जो इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो लगेगा, जो है ना टैक्स रिकवरी ऑफिसर वाला प्रोविजन, वो सेम लग जाएगा, उसको सेम लग जाएगा। क्लियर? तो सर रिकवरी ऑफिसर के पास आकर जाके वो आपके अटैच कर सकता है, सेल कर सकता है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट डिटेन कर सकता है आपको, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है, मैनेज मतलब भाड़े वाड़े पे लगा दे, तो अपॉइंट द रिसीवर हु विल मैनेज द प्रॉपर्टी। एक्सप्रेशन 1 काम का है। द पर्सन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और मनी हेल्ड इन बैंक अकाउंट्स, खुद का होगा एक तो, shall include any property or money held in bank account which have been transferred directly or indirectly on or after the date when the amount has become due by the person to his, बीवी को दे दिया, मतलब जिस दिन ऑर्डर पास हुआ रिकवरी का, आपने क्या किया, फटफट आपने बीवी को दे दिया, छोटे बच्चे को दे दिया, माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ को दे दिया, सन्स माइनर चाइल्ड को दे दिया, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, या तो नो कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दे दिया तो वो भी जब्त होगा। हाँ, पर अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन के दिया है तो सर वो जब्त नहीं होगा। सो फार एज द मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी और मनी हेल्ड इन बैंक अकाउंट्स सो ट्रांसफर टू हिज माइनर चाइल्ड, सन्स माइनर चाइल्ड कंसर्न, इट शैल इवन आफ्टर द डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी स्टिल, ऐसा नहीं बोलते सर मैं तो जब बच्चा था तब मेरे को दादा ने दिया था, नहीं 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 बेटा, तू बड़ा हो गया तब भी वो वसूल सकते, तब भी वो वसूल सकते हैं। ध्यान रखना, बच्चे को ट्रांसफर किया, बच्चे की बीवी को मतलब बहू को ट्रांसफर किया, बच्चों के बच्चों को, पोता पोते को ट्रांसफर किया, या आपने अपनी बीवी को ट्रांसफर किया फॉर नो कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट, स्टिल जब्त होगा। छोटे बच्चे पोता पोती थे, बड़े हो गए, स्टिल जाके जब्त हो सकते हैं। हाँ, एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो वो लोग जब्त नहीं करेंगे, जब्त नहीं करेंगे। देन चेक करो कंटिन्यूस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आप लोग कर चुके होंगे, रीड कर रहे, नॉट इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला में कराया था, अरे इंसान मर जाता है तो उसका लीगल ये रहता है, इंसान जिंदा है पर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो सर वो रिप्रेजेंटेटिव, बराबर, वो आके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आके काम करेगा यहाँ पर। कॉमन पॉइंट है, कॉमन है हर एक्ट में, भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। खत्म खत्म खत्म। 27 आंसर, 27 आंसर यहाँ पर है, 8 आंसर एलओडीआर में। ये अगर पढ़ लिया तो सेबी का आपका 8 से 10 मार्क आराम से कवर होता है भैया, 10 में से आराम से 6 तो आ ही सकते हैं। एमसीक्यू तो इजीली टैकल हो जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्टिव आप लिखोगे। 27 क्वेश्चन सेबी एक्ट के हैं, 8 आंसर वहाँ पर है। मैंने आपको 1 घंटा 8 मिनट दिख रहा है मेरे को सामने, 1 घंटा 8 मिनट में मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, इतना ही पढ़ना है। मॉड्यूल से पढ़ा है, मई 22 की जो मॉड्यूल है वो डाउनलोड करना, जो एलओडी में चेंजेस है मैंने आपको लिख के दिखा देगा क्या क्या चेंजेस है वहाँ पर, इतना ही पढ़ना आपको, ठीक है। सो विद दिस योर एंटायर सीए फाइनल का लॉ, द कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट एंड इकोनॉमिक लॉ का पूरा खत्म होता है गाइस। फेमा के लिए क्या होगा, मेरे चैनल पे अभिषेक बंसल चैनल पे जो फेमा के जो वीडियो पड़े हैं दिसंबर वाले, वही है, वो देखने का लिए, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। वो मैंने मेरे नोट्स से पढ़ा है, नोट्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा learnindia.in से आप जाके ले सकते हो, वहाँ पर अपलोडेड है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके ले सकते हो। तो आपको फेमा वहाँ से पढ़ना है, बाकी कोई चेंज नहीं है उसमें भी, क्लियर। बाकी पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करा दिया। आई होप आपको बहुत शानदार मजा आया होगा। कीप ऑन रिवाइजिंग विद दिस, हो सके तो लोगों को फॉरवर्ड करो, सर मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले, एंड क्योंकि अब की बार आखिरी बार, आपकी बार मेरे पास एनीवन अपीयरिंग फॉर नवंबर आल्सो यू कैन यूज दिस रिविजन वीडियोस। अगर मैं नया लाता हूं तो बात अलग है, तो आप ये सेम वीडियोस आप देख सकते हो। हाँ, कोई चेंज आ गया तो आपको अमेंडमेंट से बता दीजिए, बाकी रिविजन वीडियोस को अभी द सेम, इतना ही करना है आपको, ठीक है। आई होप आपको मजा आएगा। डू कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियोस, एंड भैया रिजल्ट पास हो जाओ तो वापस आके चैनल पे बताना, अगर मैं कहीं हूँ लाइव तो मुझे बता देगा आप पास हो, यूट्यूब से पढ़ के पास हो, ठीक है। इतना रिवाइज करना है। तो मोटा मोटे आई थिंक सारे चैप्टर्स आ गए हैं। फेमा आपको दिसंबर 21 वाला ही देखना है, सेम है वीडियो, एंड मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँ, नहीं अगर नहीं डाला मैंने तो आप चैनल पर जाना, फेमा टाइप करना, 2 पार्ट है, फेमा 1 फेमा 2, वो दोनों देख, एक में पूरा फेमा है, दूसरे में वो ECV वाले कॉन्सेप्ट करवाए फेमा 2, वो दोनों देख लीजिएगा। कूल है, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड फिनिश। यहाँ पर आपका पूरा सीए फाइनल लॉ फॉर मई नवंबर 2022 रिविजन खत्म होता है। चलता हूँ, दुआ में जरूर याद करना। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय।